कैसे हैं आप लोग। सो ड्यू टू सम रीज़न फर्स्ट जून का एनालिसिस लेट हो गया था, तो इसलिए मैंने क्लब कर दिया 1 और 2 जून का एनालिसिस। अगर किसी ने पहले ही कर रखा है 1 जून का, तो मैं टाइम स्टैम्प डाल दूंगी कमेंट सेक्शन में कि कहाँ से 2 जून का स्टार्ट हो रहा है, ताकि आप डायरेक्ट वहाँ पे जंप कर सको। ओके, सो विद दैट नोट लेट्स बिगिन विद एनालिसिस। तो पहला आर्टिकल है जीएस पेपर 2 से रिलेटेड, ऑफिशियल लैंग्वेजेस इन द हाई कोर्ट। ठीक है, तो देख लेते हैं भाई क्या कॉन्टेक्स्ट है। सब क्या है कि गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा है, उन्होंने ये बोला है कि जो ऑफिशियल लैंग्वेज है कोर्ट्स की वो हिंदी यूज़ होगी। ठीक है, तो इसीलिए इसको सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया है। इशू मैंने आपको बता दिया, हरियाणा ऑफिशियल लैंग्वेज अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2020 के तहत इसको लाया गया है। ठीक है, बोला गया है कि अनकॉन्स्टिट्यूशन है या आर्बिट्ररी आप इम्पोज कर रहे हो हिंदी पे कि भाई आप ये सिर्फ सोल ऑफिशियल लैंग्वेज हो सकेगी अक्रॉस द स्टेट। तो आप खुद सोचो, सोल हो जाएगी तो फिर जो हिंदी मीडियम वाले जो लॉयर्स हैं जिनको हिंदी ज़्यादा आती है उनकी डिमांड ज़्यादा हो जाएगी एंड more sort of problems create होती हैं because that is literally unconstitutional. And what is the concern? Lawyers have argued that English is widely used by advocates वगैरह। ठीक है, एंड आज तक यूज़ होती आई है। इम्पोजिशन कर रहे हो आप हिंदी एज अ सोल लैंग्वेज, तो ये अनरीजनेबल क्लासिफिकेशन हो जाएगी बिटवीन लॉयर्स जो फ्लुएंट है हिंदी में और जो नहीं है। दे सेड दैट अमेंडमेंट वाज वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट टू इक्वालिटी, फ्रीडम एंड प्रैक्टिस ऑफ प्रोफेशन ऑफ चॉइस इन डिग्निटी एंड लाइवलीहुड। तो ये सारे कंसर्न्स जताए गए हैं। कॉन्स्टिट्यूशन ने क्या बोला गया है, आर्टिकल 348 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स क्या करता है, ऑल प्रोसीडिंग्स इन सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट शैल बी इन इंग्लिश अंटिल पार्लियामेंट बाय लॉ प्रोवाइड अदरवाइज। कि भाई जब तक पार्लियामेंट प्रोवाइड नहीं करता तब तक सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में इंग्लिश भाषा का ही इस्तेमाल होगा। आर्टिकल 348 का क्लॉज 2 क्या कहता है, गवर्नर ऑफ द एनी स्टेट विद द प्रीवियस कंसेंट ऑफ प्रेसिडेंट। तो पहली बात कंसेंट चाहिए प्रेसिडेंट की, ऑथराइज कर सकता है यूज़ ऑफ हिंदी या कोई भी अदर लैंग्वेज जो भी वो स्टेट में चल रही हो फॉर द ऑफिशियल पर्पस ऑफ स्टेट। ठीक है, इन द प्रोसीडिंग्स ऑफ हाई कोर्ट हैविंग प्रिंसिपल सीट्स इन दैट स्टेट प्रोवाइडिंग, मतलब कि भाई हाई कोर्ट उस स्टेट में होना चाहिए एंड फिर वो हाई कोर्ट उस चीज़ को एग्री करे। Then section 7 of the Official Language Act of 1963 provides that use of Hindi or official language in addition to English may be authorized with the consent of President by the Governor of the state made by High Court। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि भाई प्रेसिडेंट का कंसेंट पहले चाहिए होता है। ठीक है, बाय द गवर्नर ऑफ द स्टेट फॉर प्रपोज जजमेंट मेड बाय हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट। तो ये ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट भी बोलता है। द प्रोविजन फॉर ऑप्शनल यूज ऑफ हिंदी इन प्रोसीडिंग हैज़ बीन ऑलरेडी मेड बाय द हाई कोर्ट। मतलब जो राजस्थान, यूपी और एमपी और बिहार के जो है वहाँ पे कोर्ट्स, उसमें ऑलरेडी ही ऑप्शनल यूज़ होता है हिंदी का। ठीक है, बट ये चीज़ क्या है कि फ़िलहाल इसमें कंपल्सरी यूज़ किया जा रहा है, दैट इज़ अ कंसर्न। ठीक है, तो ये था हमारा आर्टिकल। नेक्स्ट देख लेते हैं, पीएम केयर्स फंड नॉट अ पब्लिक अथॉरिटी अंडर आरटीआई एक्ट। तो मोदी जी ने बोल दिया है साफ साफ कि इट इज़ नॉट अ पब्लिक अथॉरिटी। एक ऐसी मीम भी है जिसमें मोदी जी की फ़ोटो लगा रखी है, सो इसीलिए मैं उनका नाम ले रही हूँ, बट एग्जैक्टली उन्होंने नहीं बोला। तो पीएम केयर्स फंड इज़ नॉट अ पब्लिक अथॉरिटी अंडर आरटीआई एक्ट बोला गया है। ठीक है, तो ये हाँ बहुत ही ज़्यादा आयरॉनिक बात है कि पब्लिक का पैसा है बट फिर भी पब्लिक अथॉरिटी नहीं है। तो आप भी सोचोगे क्यों, तो देखते हैं कैसे। इट इज़ नॉट पब्लिक अथॉरिटी। आरटीआई एक्ट सबसे पहले इंपॉर्टेंट पॉइंट 2005 का एक्ट है, उसमें बोला गया है। ठीक है, तो प्राइम मिनिस्टर ऑफिस को भेजा होगा किसी ने आरटीआई एप्लीकेशन की, भाई बताओ क्या सीन है, पब्लिक अथॉरिटी है नहीं, तो उन्होंने मना कर दिया कि हम इन्फॉर्मेशन नहीं दे सकते बिकॉज इट इज़ नॉट अंडर आरटीआई। तो पब्लिक अथॉरिटी अंडर आरटीआई है क्या, जो सेक्शन 2 है आरटीआई एक्ट का, वो बोलता है कि पब्लिक अथॉरिटी मतलब कोई भी ऐसी अथॉरिटी या बॉडी या इंस्टीट्यूशन ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट एस्टैब्लिशेस और कॉन्स्टिट्यूटेड। ठीक है, ये पहली बात तो वो सेल्फ गवर्नमेंट का होना चाहिए, मतलब उसमें एक वही प्रिंसिपल होना चाहिए, फिर दूसरा एग्जीक्यूटिव होना चाहिए। तो ये इस तरीके का होना चाहिए जो किसी जो कॉन्स्टिट्यूशन से बनाया गया हो या किसी और लॉ की द्वारा बनाया गया हो, पार्लियामेंट में स्टैट्यूटरी या एग्जीक्यूटिव टाइप का, और बाय एनी अदर लॉ मेड बाय स्टेट लेजिस्लेचर और बाय अ नोटिफिकेशन इशूड और ऑर्डर और मेड बाय अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट। ठीक है, तो ये इस तरीके का होता है एक पब्लिक अथॉरिटी अंडर आरटीआई एक्ट। द डेफिनेशन ऑफ पब्लिक अथॉरिटी इंक्लूड्स बॉडीज ओन्ड, कंट्रोल्ड और फाइनेंस्ड बाय गवर्नमेंट एंड नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस। ठीक है, एंड सब्सटेंशियली फाइनेंस डायरेक्टली और इनडायरेक्टली बाय फंड्स प्रोवाइडेड बाय गवर्नमेंट। ठीक है, या तो फाइनेंस करेगा गवर्नमेंट, ठीक है, एंड नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस जो इनडायरेक्टली, अगर नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस फाइनेंस कर रही हैं तो वो इनडायरेक्टली या डायरेक्टली भी गवर्नमेंट से फाइनेंस्ड होनी चाहिए। ठीक है, तो इस तरीके का पब्लिक अथॉरिटी बोला गया। तो आप खुद ही सोच, क्योंकि ये केयर फंड है, ये इस तरीके का फंड है, तो ये अथॉरिटी नहीं हो सकता। तो फंड कौन से है हमारे यहाँ, कंसोलिडेटेड फंड, पब्लिक अकाउंट फंड या कंटिजेंसी फंड, तो उसके तहत ये आएगा। तो वो हम आगे देखते हैं क्या सीन है इसका।
तो पीएम केयर्स फंड क्या है? इट वाज क्रिएटेड ऑन मार्च 28 2020। क्या प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या था कि भाई हमारे बहुत ज़्यादा स्ट्रेस कंडीशन है तो आप वॉलंटरी जो देना चाहते हो ना वो दे दो, ठीक है। इट वाज वॉलंटरी, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना। इट इज़ अ पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट, पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट है। एडमिनिस्टर कौन करता है? प्राइम मिनिस्टर। 4 मिनिस्ट्रीज़ हैं, देखो प्राइम मिनिस्टर सबसे पहले जो चेयरमैन है इस फंड की, देन मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, होम अफेयर्स, फाइनेंस, ठीक है। तो ये 3 है, 3 है, मतलब मिनिस्टर्स 4 है पर मिनिस्ट्री 3 है, डिफेंस, होम अफेयर्स एंड मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। तो ये तीनों हैं एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्स ऑफिशियो ट्रस्टीज़। तो वाई इट शुड बी मॉनिटर्स रिपोर्ट सजेस्ट दैट पीएम केयर्स आर ऑलरेडी, मतलब करीबन 10,000 करोड़ से ज़्यादा पैसे हैं, तो भाई इसको मॉनिटर करने की ज़रूरत है। हमें पता तो चले कहाँ कहाँ जनता सरकार पैसे खर्च कर रही है जनता के, तो इसीलिए इसको ऑडिट करने की एंड मॉनिटर करने की ज़रूरत है। तो गवर्नमेंट का आर्ग्यूमेंट क्या है कि भाई हमने तो नहीं मांगा था, तुमने वॉलंटरी कॉन्ट्रीब्यूट किया, इंडिविजुअल्स ने, ऑर्गेनाइजेशन ने, तो आपका कोई हक नहीं है इसको मांगने का, ठीक है। सो वी बिकॉज यू हैव वॉलंटरी कॉन्ट्रीब्यूटेड। नीड ऑफ द आर क्या है कि भाई द वेरी पर्पस ऑफ हैविंग सेपरेट पब्लिक अकाउंट अंडर, तो देखो क्या है, आर्टिकल 266 है हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन का, एक इसका क्लॉज 1 है, 266 का क्लॉज 2 है एंड 267, ये 3 आर्टिकल हैं कॉन्स्टिट्यूशन के। तो इसमें क्या है, पहले वाले में जो पहला वाला है आर्टिकल 261 क्लॉज, इसमें कौन सा आता है? कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, ठीक है, वो आर्टिकल 261 क्लॉज ए। आर्टिकल 262 में कौन सा आता है? 266 क्लॉज 2 में कौन सा आता है? पब्लिक अकाउंट फंड, ठीक है, पब्लिक अकाउंट फंड आता है। एंड इसमें 267 में कौन सा आता है? कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया, ठीक है। तो कंटिजेंसी फंड ऑफ, तो ये आर्टिकल्स आपको याद रखनी है, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो द वेरी पर्पस ऑफ हैविंग सेपरेट अकाउंट क्या बोला गया था कि आर्टिकल 266 क्लॉज 2 में तो कंसोलिडेटेड फंड आता है, फिर कंटिजेंसी फंड आता है 267 में, एंड टू कवर इट्स रिसीप्ट दैट डजंट फॉल इन ईदर ऑफ द टू फंड्स, ठीक है। तो जो हमारा पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया है, जो आर्टिकल 266 की क्लॉज 2 में आता है, उसका मतलब ही क्या था कि भाई ऐसी रिसिप्ट जो ना कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में जा रही हो ना कंटिजेंसी में जा रही हो, तो वो हम पब्लिक अकाउंट में रख देंगे, ठीक है। तो सिमिलरली पब्लिक केयर कन्फर्म्स टू बीइंग अ पब्लिक अकाउंट, ठीक है। तो पीएम केयर्स को होना चाहिए एक पब्लिक अकाउंट में, एंड जो क्योंकि गवर्नमेंट के बिहाफ पे कलेक्ट की गई है, तो इसको कैग को अलाउ करना चाहिए टू ऑडिट एंड इट विल स्टेप इन द डायरेक्शन ऑफ ट्रांसपेरेंसी एंड इंस्टिल पब्लिक कॉन्फिडेंस इन द फंड। तो भाई आप इसको कैग को अलाउ कर दो, ठीक है, पब्लिक अकाउंट में डालो इसको, ठीक है। तो इट इज़, मतलब ये क्वालिफाई करता है टू बीइंग इन द पब्लिक अकाउंट फंड। तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया क्या कहता है? आर्टिकल 266 क्लॉज 2 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, पब्लिक मनी रिसीव्ड बाय और ऑन बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया विच इज़ नॉट ऑन अकाउंट फ्रॉम ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम टैक्सेस, ड्यूटीज एंड रीपेमेंट्स ऑफ लोन शुड बी ट्रीटेड इन द पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया। तो ये वही बात है ना, मोर और लेस क्वालिफाई करता है, तो इसको उसमें रखना चाहिए एंड कैग से इसको ऑडिट कराना चाहिए, ताकि लोगों में जो पब्लिक कॉन्फिडेंस है वो इंस्टिल हो एंड ये चीज़ें थोड़ी बेटर हो, ताकि लोग शक की नज़रों से सरकार को ना देखें। तो ये वाला आर्टिकल इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं वैसे मेंस के पर्सपेक्टिव से, क्योंकि मतलब मोदी एंटी मोदी चीज़ें हैं इसमें ज़्यादा। तो इम्पॉर्टेंट क्या है हमारे प्रीलिम्स वाला आर्टिकल, कौन से हमारे जो फंड्स वाले हैं वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कवर्ड है इसमें। देन 23 एडिशनल माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस आइटम इंक्लूडेड इन एमएसपी लिस्ट। तो मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स ने अनाउंस किया है कि भाई 23 एडिशनल माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस हम एमएसपी लिस्ट में ऐड करेंगे। कौन से हैं? 1 तुलसी सीड्स, 1 जीरा, मशरूम, ब्लैक राइस, जौहर राइस, तो इस तरीके की चीज़ें हैं, 23 और ऐड करेंगे, ठीक है भाई, अच्छी बात है। मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स ने बोला है, ध्यान रखना कौन से मिनिस्ट्री ने। तो कवरेज क्या हो जाएगी? 20, पहले 50 थी तो अब 73 हो जाएगी, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि हम आगे देख लेंगे इसका सिग्निफिकेंस। तो स्कीम ऑल अबाउट क्या है? यूनियन कैबिनेट इन 2013 अप्रूव्ड सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम, इंपॉर्टेंट, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड है। इसका मतलब कुछ शेयर सेंट्रल गवर्नमेंट का होगा, मान लो 60, और कुछ स्टेट गवर्नमेंट का मान लो 40% होगा। फॉर मार्केटिंग नेशनलाइज एंड नॉन मोनोपलाइज माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस एंड डेवलपमेंट ऑफ वैल्यू चेन फॉर माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस थ्रू एमएसपी प्राइस, ठीक है। तो 2013 में ये स्कीम आई थी, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड है, जिसमें जो माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस है उसको मिनिमम सपोर्ट प्राइस के तहत गवर्नमेंट प्रिक्योर करेगी, ठीक है, कि भाई तुम्हें और कहीं नहीं इसका ढंग का प्राइस मिल रहा तो गवर्नमेंट तुमसे खरीदेगी। तो ये स्कीम आई थी। इट वाज मेजर किस लिए होगा कि भाई सोशल सेफ्टी हो एमएफपी गैदरर्स की, ठीक है, क्योंकि इसमें मोस्टली क्या होते हैं, शेड्यूल ट्राइब के लोग होते हैं एंड ऐसे एरियाज़ में रहने वाले लोग जो लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म या नक्सलवाद से अफेक्ट होते हैं। तो ऑब्जेक्टिव क्या था स्कीम का कि भाई ऐसे उनको रिम्यूनरेटिव अच्छे प्राइसेस मिले, जो भी वो फॉरेस्ट से कलेक्ट करें, तो माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस तो फॉरेस्ट से ही आएगा ना। तो एस्टैब्लिश अ सिस्टम टू इंश्योर फेयर मॉनिटरी रिटर्न्स, ठीक है, अच्छा खासा रिटर्न हो स्टोरेज के लिए, पैकेजिंग एंड ट्रांसपोर्टेशन वाइल इंश्योरिंग सस्टेनेबिलिटी ऑफ द रिसोर्स बेस, ठीक है, कि उनको फेयर मॉनिटरी रिटर्न्स मिले, ठीक है।
क्योंकि वो कलेक्ट भी कर रहे हैं, स्टोर भी कर रहे हैं, उसको अच्छे से आपको दे भी रहे हैं, तो इस तरीके के लिए एंड गेट देम द शेयर ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम सेल्स प्रोसीड विद द कॉस्ट डिडक्टेड, कि भाई उनको जितना भी फ़ायदा मिले वो उनको रिटर्न किया जाए। इम्प्लीमेंटेशन कैसा हुआ भाई, इसका रिस्पॉन्सिबिलिटी विद बी ऑन द स्टेट डेजिग्नेटेड एजेंसीज, तो स्टेट एजेंसी बनाएगी और वो इनको प्रिक्योर करेगी, ठीक है। सर्विसेज ऑफ मार्केट कॉरेस्पॉन्डेंट्स वुड बी अवेल्ड बाय डेजिग्नेटेड, ठीक है, जो मार्केट कॉरेस्पॉन्डेंट, ठीक है, आड़ती बैठते हैं, उनको बोलेगी एंड वो इसको प्रिक्योर करेंगे। स्कीम सपोर्ट्स प्राइमरी वैल्यू एडिशन एज वेल एज सपोर्ट प्रोवाइड सपोर्ट फॉर चेन इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है, इसमें चेन इंफ्रास्ट्रक्चर भी है, कोल्ड स्टोरेज वेयर हाउसेज भी हैं जहाँ पे ये सामान आप खरीद के स्टोर कर सकते हो। एंड मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स विल बी नोडल मिनिस्ट्री इसको इंप्लीमेंट करने के लिए, एंड मिनिमम सपोर्ट प्राइस वुड बी डिटरमाइंड बाय मिनिस्ट्री विद टेक्निकल हेल्प ऑफ ट्राइफेड, ठीक है। ट्राइफेड के बारे में आप मुझे कॉमेंट सेक्शन में बताओगे है क्या चीज़ ये, ठीक है। तो मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स कर रहा है इसको, नोडल मिनिस्ट्री है इसकी। तो एमएफपी है क्या, ठीक है, सेक्शन 2 है जो फॉरेस्ट राइट एक्ट्स का, वो बताता है कि माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस, नाम से समझ में आ रहा है माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस है, फॉरेस्ट से आ रहा है पर माइनर है, मतलब मेजर नहीं है। मेजर क्या होता है, फॉरेस्ट में टिम्बर वगैरह होता है, तो ये नॉन टिम्बर फॉरेस्ट प्रोड्यूस है जो प्लांट ऑरिजिन का है, जिसमें इंक्लूड क्या होती है, बैम्बू, ब्रशवुड, स्टम्प्स, ठीक है, वैक्सेस, हानि हो गई, ठीक है, मजा ये बी पालन वाला, तेंदू या केंदू लीव्स, तेंदू क्या होता है जिससे बीड़ी बनाते हैं, तो तेंदू का पत्ता उसको, एंड मेडिसिनल प्लांट्स को भी। डेफिनेशन क्या है, इंक्लूड्स बैम्बू एंड केन देयर बाय चेंजिंग द कैटेगराइजेशन ऑफ बैम्बू, मतलब पहले उसको बैम्बू एंड उसको ट्रीज़ में लेके आते थे, बट फिर उसको माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस में लेके आ गए थे, ठीक है। तो ध्यान रखना, मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स कोऑर्डिनेट करती है इसको, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देन इज़ अबाउट लोकस्ट कंट्रोल, लोकस्ट के बारे में आप पता ही होगा आपको, एज इंडिया स्ट्रगल्स, मतलब हम कोविड पैंडेमिक और लोकस्ट के बीच में फंस के रह गए। इट इज़ वर्स्ट अटैक इन द 26 ईयर्स, जो अभी जो अटैक करे वो डेजर्ट लोकस्ट है, इसका मतलब वो थोड़ा ड्राई रीजन में मिलते हैं ज़्यादा। तो ये अटैक ऑल अबाउट है क्या, तो लोकस्ट जो डेजर्ट लोकस्ट है इनका बायोलॉजिकल नेम है शिस्टोसेरा ग्रिकेरिया। ग्रिकेरिया क्यों, मतलब ये ग्रिकेरियस होते हैं, मतलब ग्रुप में चलते हैं, ठीक है। तो ये ग्रास होपर ही होते हैं, जिसे राम का घोड़ा भी कहते हैं। तो ये कहाँ रहते हैं, सेमी डेजर्ट लोकस्ट है, तो सेमी एरिड या डेजर्ट रीजन में रहेंगे। पर लेइंग एग्स के लिए इनको बेयर ग्राउंड चाहिए, ठीक है, विच इज़ रेयरली फाउंड इन एरियाज विद डेंस वेजिटेशन, ठीक है। तो बेयर ग्राउंड चाहिए, इसलिए तो ये फिर चिपक जाते हैं हर किसी प्लांट वगैरह के, उसको खा जाते हैं, क्योंकि इनको बेयर ग्राउंड चाहिए ब्रीडिंग के लिए, ठीक है। तो हाउ दे फॉर्म स्वाम्स, ठीक है, क्या होता है कि इंडिविजुअल्स होते हैं स्मॉल ग्रुप्स में तो ये डेंजरस होते नहीं हैं, पर ये क्या होते हैं धीरे धीरे ग्रिगेरियस फेज में आ जाते हैं, मतलब ये झुंड में चलने लगते हैं। सिंगल स्वार्म में क्या होता है, 40 to 80 मिलियन अडल्ट्स होते हैं इन अ 1 स्क्वायर किलोमीटर एरिया, एंड 150 किलोमीटर तक ये लोग ट्रैवल कर सकते हैं, तो ये इंपॉर्टेंट है। लार्ज स्केल ब्रीडिंग हैपन्स ओनली व्हेन कंडीशन इज फेवरेबल इन देयर नेचुरल हैबिटेट, जैसे कि डेजर्ट और सेमी एरिड कंडीशंस होंगी वहाँ पे ये ब्रीड करते हैं, ठीक है। तो अभी जो प्रिवेंशनरी मेजर्स में पानी वानी छिड़क देते हैं तो वहाँ से ये भाग जाते हैं, क्योंकि ये इनको पसंद नहीं है, इनको सेमी एरिड रीजन्स पे रहना पसंद है, ठीक है। देन गुड रेन्स कैन समटाइम जनरेट जस्ट इनफ ग्रीन वेजिटेशन, जो उनकी एग लेइंग के लिए अच्छा है, ये इंपॉर्टेंट है, आगे पॉइंट आएगा। गुड रेन्स, थोड़ी बहुत रेन होना अच्छी बात है, ठीक है, एंड ये 20 टाइम्स तक बढ़ सकते हैं अपनी जनरेशन में। तो ये हुआ कैसे, अभी मैं आपको हिस्ट्री बताती हूँ इसकी। तो क्या है, हॉर्न ऑफ अफ्रीका में जितनी भी कंट्रीज़ है, इथोपिया, सोमालिया, इरिट्रिया, ठीक है, तो उनसे क्या हुआ, हॉर्न ऑफ अफ्रीका किसी को नहीं पता तो ये अफ्रीका का गंदा सा मैप है, ये वाला हॉर्न ऑफ अफ्रीका होता है, ठीक है। तो वहाँ की जो कंट्रीज़ है वहाँ से ये चालू हुआ, ठीक है, ब्रीड करना, क्योंकि वहाँ पे सेमी एरिड, क्योंकि वहाँ सहारा डेजर्ट है पूरा, आपको पता है, ठीक है। तो वहाँ से ब्रीड होना ये स्टार्ट हुए, क्योंकि वहाँ पे थोड़ा सा अच्छा रेन मिला इनको, ठीक है, इन द मार्च एंड अप्रैल, क्योंकि वहाँ आपको पता है वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेज एंड द मेडिटेरेनियन सी है जस्ट अफ्रीका के ऊपर, अफ्रीकन कॉन्टिनेंट के ऊपर, तो इसीलिए वहाँ पे वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेज की वजह से मार्च अप्रैल में थोड़ी बहुत अच्छी खासी बारिश हुई। कुछ डाइपोल का भी दिक्कत था, ठीक है, इंडियन ओशियन में क्रिएट होता है, जैसे एल नीनो ला नीना है, वैसे इंडियन ओशियन में भी डिस्टर्बेंसेस तो होती ही रहती हैं, तो इसकी वजह से वहाँ पे अच्छी खासी थोड़ी बहुत बारिश हुई। फिर वो क्या हुआ, वो टिड्डी एक्टिव हो गई एंड दे स्टार्टेड ट्रैवल ईस्टवर्ड्स, ठीक है। तो ईस्टवर्ड्स गई अफ्रीका से, तो वहाँ पे फिर कौन कौन मिला उसको, सऊदी मिला, ठीक है, अरेबियन पेनिनसुला मिला, फिर पाकिस्तान के पास है, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, फिर इंडिया फाइनली। एंड साइक्लोनिक स्टॉर्म मेकुनु एंड लुबान स्ट्रक, किसने किसको स्ट्रक किया, तो ओमान एंड येमन रिस्पेक्टिवली। ध्यान रखना, मेकुनु ने ओमान को स्ट्रक किया, लुबान ने येमन को स्ट्रक किया। तो फिर तब से अच्छी खासी रेन हो रही है, तो इनके मज़े हो रहे हैं एंड ये ब्रीड करते जा रहे हैं। एंड देयर मूवमेंट्स हैव बीन एडेड बाय वेस्टर्ली विंड्स, जो वेस्टर्ली डिस्टर्बेंसेस है मैंने आपको बताया मेडिटेरेनियन सी से ओरिजिनेट होती हैं। एंड साइक्लोन अम्फान भी आया हमारे यहाँ, जिसकी वजह से ये अट्रैक्ट हुई यहाँ पे। दे आर ऑल्सो नॉन टू बी एज पैसिव फ्लायर्स, इसका मतलब ये विंड के फ्लो में जाती है, तभी तो 150 किलोमीटर ट्रैवल कर लेते हैं, वरना इतना इनमें एनर्जी थोड़ी होगा कि ये 150 किलोमीटर एक दिन में ट्रैवल कर सके, तो ये विंड के साथ साथ चलती हैं।
तो इनकी वरी क्यों है? क्योंकि मैंने बताया कि बहुत खतरनाक है, ग्रिगेरियस है, इकट्ठी चलती हैं और इतनी ज़्यादा चलती हैं क्योंकि ये एक खरीफ क्रॉप, क्योंकि अभी जो हमारे हमें राबी क्रॉप्स सॉरी खरीफ क्रॉप्स का टाइम है, ठीक है, इसलिए तो वो क्या है कि क्रॉप्स पे चिपक जाएंगे और उनको खा लेंगे सबको। तो ओरिजिन क्या है इसका? 1812 से ही है भाई, इनका टाइम टू टाइम आती ही रहती हैं। एंड फर्स्ट ऑफ दीज वर मेजर्स टू सिस्टम, मतलब इनको सिस्टमेटिकली एंड रिकॉर्ड डेटा रिगार्डिंग लोकस्ट अक्रेंस, की भाई कब कब ये लोकस्ट अक्रेंस होती हैं। तो कॉलोनियल सिस्टम में क्या होता था? लोकल रिलायंस एंड ग्लोबल कॉपरेशन इन कलेक्टिंग डाटा, ठीक है। तो उस टाइम पे ऐसा होता था कि वो डाटा कलेक्ट करते थे कि कब कब इनका अटैक हुआ, ठीक है। तो ये दिस इज़ नॉट वेरी इंपॉर्टेंट। एंड लोकस्ट वार्निंग ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बता रखा है, LWO क्या है। जब 1927-29 में आउटब्रेक हुआ था तब ये ऑर्गेनाइजेशन डेवलप हुई, स्टैंडिंग लोकस्ट कमेटी डेवलप हुई एंड स्टैंडर्ड लोकस्ट ब्यूरो इन 1930। दिस कल्मुलेटेड द 1939 एस्टैब्लिशमेंट ऑफ LWO, ठीक है। तो आउट ऑफ एवरीथिंग, टिड्डियों पे तो नहीं क्वेश्चन आएगा, तो थोड़ा ध्यान रख लो कि लोकस्ट वार्निंग ऑर्गेनाइजेशन भी इस तरीके की चीज़ होती है। पॉपुलर मेथड क्या है कि भाई कैसे इसको भगा सकते हैं? सबसे पहले इंसेक्टिसाइड, जिसमें स्प्रे करवा दो, ठीक है। दूसरा क्या है? पुलिस सायरन से भी भाग रही है, लोग अभी कर रहे हैं, ठीक है, पन्ना में पुलिस सायरन से भी भाग रही है। एंड फार्मर्स कई मध्य प्रदेश में क्या कर रहे हैं कि यूटेंसिल्स बजा बजा के एंड उनको भगाने की कोशिश कर रहे हैं। और नॉन केमिकल मेजर्स क्या है? तो ये इंपॉर्टेंट है इन्वायरमेंट मेजर से भी। एंड हु आर इंटरेस्टेड इन द इन्वायरमेंट सीरीज़, तो वो जल्दी रिज्यूम होने वाली है। एंड डिस्ट्रॉय द, सबसे पहले कि भाई ब्रीडिंग ग्राउंड्स डिस्ट्रॉय कर दो बिफोर दे कुड फ्लाई, ठीक है, सबसे पहले। एंड यूज ऑयल टेट स्कीम टू किल लोकस्ट, जिससे वो चिपक जाएँ उस पर, ठीक है। नेट सिस्टम बनाओ जिससे वो नेट्स पे वो इकट्ठी हो जाए, ठीक है, इस तरीके का ब्लैंकेट वगैरह बनाओ। देन डिवाइस इंसेक्ट कंट्रोल टेक्निक, ठीक है, इस तरीके की चीज़। नेचुरल प्रीडेटर्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, नेचुरल प्रीडेटर्स को लेकर आओ, जिससे क्या होगा कि क्या होता है कि हमने इन्वायरमेंट में पढ़ा है, हर किसी एक छोटा होता है, फिर उससे ऊपर उसका बड़ा प्रीडेटर होता है, फिर वो कंज्यूमर्स की उसमें होता है ना, ये इसको खाएगा, ये इसको खाएगा, तो उससे बड़े प्रीडेटर को लेकर आओ, वहाँ पे छोड़ दो, ठीक है, जिससे ये इनकी पॉपुलेशन कंट्रोल में रहे, ठीक है। एम्फसाइज इंटर स्टेट एंड इंटरनेशनल कॉपरेशन, ये तो हर जगह आपको लगाना ही है, इंटरनेशनल कॉपरेशन लगाना है। तो वही बता रहे, इंसेक्टिसाइड टेम्प्रेरी रिलीफ तो है ही, बट ये है कि इसमें नेचुरल प्रेडेटर जब तक नहीं आएगा तब तक इसको कंट्रोल नहीं किया जा सकता। एंड इससे क्या होगा कि अगर आप नेचुरल प्रेडेटर लाओगे तो उनकी भी पॉपुलेशन बढ़ेगी, तो ये अच्छी बात होगी अगर लेकर आओगे। देन व्हाट इज़ एलाइजा बेस्ड एंटीबॉडी टेस्ट, हम देख लेते हैं। एक तो ICMR है, उसने स्टेट को एडवाइस किया है कि भाई आप एलाइजा करवाओ, ठीक है। PCR को अभी थोड़ा साइड में रखो, तो PCR भी पढ़ेंगे, एलाइजा भी पढ़ेंगे। एलाइजा बेस्ड टेस्ट क्या है? एलिजा की फुल फॉर्म क्या है? एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसिड, इंपॉर्टेंट है, ये आ सकता है आपकी साइंस एंड टेक में। ये क्या है? डिटेक्शन करेगा एंटीबॉडीज़ का, ठीक है, एंटीबॉडीज़ का डिटेक्शन करता है। एंटीबॉडीज़ कब पैदा होती हैं? जब हमारी बॉडी में कोई इन्फेक्शन होता है तो उससे लड़ने के लिए एंटीबॉडीज़ पैदा होती हैं, यू नो दैट। एंड हाउ इट इज़ कैरिड आउट? एलाइजा बेस्ड और ब्लड बेस्ड है। सबसे पहले ब्लड बेस्ड है, जिसमें हाई सेंसिटिविटी एंड स्पेसिफिसिटी होती है। सबसे पहले थोड़ा ही ब्लड यूज़ होता है, जैसे शुगर वाली नीडल उससे भी आप प्रिक करते हो, इतना ब्लड बहुत होता है, ठीक है। तो उसको एलाइजा प्लेट में रखते हैं, उसको एंटीजन से कोट कर देते हैं, ठीक है। तो अगर आपके ब्लड में एंटीबॉडी होगी तो वो एंटीजन से बाइंड हो जाएगी, ठीक है। एंड इससे क्या होगा? एक कलर चेंज प्रोड्यूस होएगा, जिससे हमें पता चल जाएगा कि हाँ, इसके ब्लड में तो पहले ही एंटीबॉडी थी, ठीक है। मान लो मेरे को कोरोना वायरस है, ठीक है, एग्जाम्पल, तो मेरा ब्लड यहाँ पे ले लिया, उसमें कोरोना वायरस से लड़ने के लिए एंटीबॉडी होंगी, ठीक है। तो इसने ये कोरोना वायरस का एंटीजन रख दिया, मान लो यहाँ पे, इस पे यहाँ ये एंटीजन रख दिया, तो इससे लड़ने के लिए मेरे बॉडी से आएगा, इस खून से क्या आएगी? एंटीबॉडीज़ भाग भाग के आएगी, एंड फिर इसका कलर चेंज हो जाएगा, मान लो पिंक हो गया, तो उससे पता चल जाएगा कि हाँ, अरे ये तो कोरोना वायरस पॉजिटिव है, क्योंकि इसके खून में एंटीबॉडी है, ओके। देन व्हाट इज़ IgG? IgG क्या है? सबसे मेन एंटीबॉडी है, ठीक है। तो नहीं, सबसे मेन तो वैसे IgM होती है, जो सबसे पहले प्रोड्यूस होती है। तो IgG क्या है? ये भी एक एंटीबॉडी है इस तरीके की। IgG और IgM दो तरीके की एंटीबॉडीज़ हैं जो प्रोड्यूस होती हैं ड्यूरिंग इन्फेक्शन, ठीक है। तो इस तरीके का है, अगर IgG प्रेजेंट है तो आप बता सकते हो कि उसको SARS-CoV-2 या कोविड-19 से इन्फेक्टेड था। तो ये है हाउ इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम RT-PCR एंड जो हम पढ़ते रहते हैं कि मैम अब बताओ ये डिफरेंस कैसे है PCR वगैरह से। तो एलाइजा इस फॉर्म ऑफ रैपिड टेस्ट, क्योंकि जल्द से जल्द क्या है कि बस कलर ही तो चेंज करना है इसने, है ना, तो वो जल्दी से पता लग जाता है। एंड हाउएवर पुट एलिजा बेस्ड टेस्ट एंड पॉइंट ऑफ केयर टेस्ट आर नॉट यूज इन कन्फर्मिंग कोविड-19। दिस इज इंपॉर्टेंट, ये रैपिड टेस्टिंग है, ठीक है, इसे कन्फर्म नहीं कर सकते, ठीक है। मान लो उसको 2 महीने पहले इन्फेक्शन हुआ हो, तो उसके ब्लड में एंटीबॉडी तो होंगी ना, तो अब ये थोड़ी ना पॉजिटिव
कर सकते हो कि ना भाई तू तो है और चल क्वारंटाइन करते हैं, तुझे कमरे में बंद करते हैं। तो नो, दिस इज़ नॉट अ कन्फर्मेटरी टेस्ट। कन्फर्म तो उसको RT-PCR से ही करेंगे, ठीक है। तो RT-PCR क्या होता है, थोड़ा सा मतलब इसके लिए वही कंप्यूटर वगैरह चाहिए, लैब अच्छी खासी चाहिए होती है। तो इसमें भी वही सेम चीज़ करते हैं, ब्लड में डिटेक्ट करते हैं। पर इसमें क्या, PCR में क्या क्या होता है, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन इसका फुल फॉर्म है। इसमें क्या होता है, ऐसे आपका ब्लड ले लिया इसमें, ठीक है, मान लो टेस्ट ट्यूब है, इसमें ब्लड ले लिया आपका, एंड फिर इसको क्या होता है कि इसको PCR मशीन में डाल देते हैं, ये मशीन में डाल दे। इसमें क्या होता है कि ये नंबर बढ़ता रहता है, इसका जो भी ब्लड के सेल्स है, DNA, इसका नंबर बढ़ता रहेगा, मिलियंस तक बढ़ता रहेगा। फिर हमें पता चलेगा कि फिर हम इजीली डिटेक्ट कर पाएंगे। वही है ना, जूम करके देख पाते हैं, जब लेंस से देखते तो जूम करके देख पाते कि हाँ इसमें तो इन्फेक्शन है। तो ये PCR का फंडा होता है। पर PCR के लिए बहुत ज़्यादा मैन पावर चाहिए, इंस्ट्रूमेंट्स चाहिए, इसीलिए रैपिड नहीं है। रैपिड क्या है हमारा, ELISA। तो दिस इज सॉर्ट ऑफ रैपिड एंटीबॉडी किट्स। तो ELISA का प्रिंसिपल भी ध्यान रखना एंड PCR का भी ध्यान रखना। इट इज़ अ सॉर्ट ऑफ कन्फर्मेटरी। देन इज़ अबाउट सॉरी, PCR में हम ब्लड बेस्ड टेस्ट नहीं करते हैं एंड इट इन्वॉल्व्स कलेक्शन ऑफ थ्रोट एंड नेजल स्वैब्स। तो दिस इज़ इम्पॉर्टेंट। तो इस वैसे PCR में ब्लड भी करते हैं, बट जो कोविड का है, कोविड का सीन है, उसमें थ्रोट और जो नेज़ल स्वैब्स हैं, जो मतलब वो टेस्टिंग करते हैं, उसका वो करते हैं, इन्वॉल्व करते हैं उसको। ब्लड बेस्ड टेस्ट नहीं करते PCR में, ठीक है। वैसे ओरिजिनली PCR में ब्लड भी करते हैं। तो केरला गवर्नमेंट इश्यूज़ डाटा सिक्योरिटी गाइडलाइंस। तो अभी क्या हुआ, स्प्रिंकलर कंट्रोवर्सी हुआ केरला गवर्नमेंट ने, क्योंकि उसने क्या किया, केरला गवर्नमेंट ने US बेस्ड डाटा एनालिटिक्स फर्म है जिसको स्प्रिंकलर कहते हैं, उसमें कंट्रोवर्सी जनरेट हुई। क्योंकि जो अपोजिशन थी उसने बोला कि भाई आप दूसरे देश को ला रहे हो इस चीज़ में करने में, एंड वो तो यहाँ के डेटा चोरी कर लेंगे, तो इसलिए दिक्कत आई। एंड जो हाई कोर्ट है उसने, वहाँ केरला हाई कोर्ट है, उन्होंने भी बोला कि भाई देखो क्या पंगा क्रिएट कर दिया। तो की गाइडलाइन क्या जारी की, अब उसने, सरकार ने, केरला गवर्नमेंट ने, कंसेंट सबसे पहले, इफ़ अ सेंसिटिव पर्सनल डेटा इज़ ब्रीच्ड एक्सप्लिसिट कंसेंट शुड बी ऑब्टेन। ठीक है, पहले कंसेंट लेनी पड़ेगी। किसी का भी अगर डाटा ब्रीच हुआ है तो उसकी कंसेंट होनी ज़रूरी है कि उसने खुद की मर्ज़ी से वो डेटा दिया था। एनोनिमिटी, तो जो हाई कोर्ट है उसने भी सेम बात बोली कि आप डेटा को अनोनिमाइज रखो, ठीक है, नाम मत डालो कि ये किरण है, किरण का ये हॉस्पिटल का नंबर है और इसको कोविड इतनी तारीख को हुआ ना, ऐसे नहीं। आप या तो डिजिट्स में रखो 1 2 3, ठीक है। पेशेंट्स, एक तो पेशेंट को दे दो कि भाई तुम्हारा 3 नंबर था, याद रखना, और ये वही 3 नंबर के डेटा आप फिल करके रखो। तो ऐसे अनोनिमिटी रखो कि भाई चोरी भी हो जाएगा तो क्या उखाड़ लेगा कोई उस डेटा को देख के। तो एक्सेस टू थर्ड पार्टी, एवरी सिटीजन हु हैज़ प्रोवाइडेड डेटा विल बी इन्फॉर्म करना चाहिए कि भाई जिसका डेटा लिया है। फॉर्मेट क्या है कि भाई उसमें मलयालम और इंग्लिश फॉर्म्स होने चाहिए दोनों ही, एंड लोगों को ताकि अच्छे से समझ में आए कि वो किस तरीके का डाटा दे रहे हैं, एंड स्पेसिफिक कंसेंट उस तरीके का ऑब्टेन होना चाहिए। देन स्टोरेज ऑफ डेटा कलेक्टेड स्टोर्ड इन इनक्रिप्टेड फॉर्म, जैसे व्हाट्सएप में होता है एंड टू एंड इनक्रिप्शन, ठीक है, जो मतलब बीच में डेटा ब्रीच होने के चांसेस बहुत कम होते हैं, कोई ऐसे हैकर घुस के नहीं देख सकता उसमें, तो एंड टू एंड इनक्रिप्शन होता है। एंड इफ डेटा इज कलेक्टेड फ्रॉम डेटा प्रिंसिपल इनवॉलंटरी इट विल बी डन ऑन प्रायर एक्सप्लिसिट कंसेंट, जिसमें क्या होता है, कहीं में स्टिंग ऑपरेशन कर रहे हो ब्लूटूथ के जरिए, अगर इस तरीके का इनवॉलंटरी आप डेटा कलेक्ट कर रहे हो तो उसको एक्सप्लिसिट कंसेंट अवेलेबल करवाना पड़ेगा उसका। देन सिक्योरिटी ऑडिट करवाना पड़ेगा कि भाई ठीक ठाक तो है या नहीं, तो उसका एक ऑडिट करवाना पड़ेगा। तो रीज़न बिहाइंड ब्रिंगिंग दीज गाइडलाइंस, क्योंकि केरला हाई कोर्ट ने भी बोला कि भाई हमें डर तो लग रहा है कि तुम कोविड-19 पेशेंट्स का डेटा US वालों को दे रहे हो और वो चोर के भाग गए, तो ये सीन तो है। इसलिए केरला हाई कोर्ट ने बोला कि कॉन्फिडेंशियलिटी होना चाहिए इन्फॉर्मेशन का जो आप गैदर कर रहे हो। इसलिए कोर्ट ने बोला कि एनोनिमाइज कर दो जो भी डाटा आप US कंपनी को बोल रहे हो कि इसका एनालिटिक्स करो। एंड कोर्ट ने ये भी बोला कि भाई जो सेंट्रल गवर्नमेंट सबमिशन है, जब मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन, जो मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स माइटी है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी वाली मिनिस्ट्री, उसने बोला है कि भाई हम इस तरीके का सर्वर हम भी दे सकते हैं, एंड वो स्टेट डेटा सेंटर्स के थ्रू मॉनिटर होगा। तो वो वाली चीज़ भी बोला है कोर्ट ने देखने को, अगर वो आप एक ऑप्शन देखना चाहते हो। देन इज़ अबाउट डिज़ास्टर मैनेजमेंट एक्ट, ठीक है। तो कंटेक्स्ट इंपॉर्टेंट नहीं है कि भाई हर दिन 1.3 ऑर्डर्स एक होम मिनिस्ट्री इशू कर रहा है ड्यूरिंग दिस पैंडेमिक, तो ये दिखा रहा है कि भाई बहुत ज़्यादा सीरियस है ये सिचुएशन। तो डिज़ास्टर मैनेजमेंट एक्ट है, 2005 में आया था, ठीक है। तो रेलेवेंस क्या है कि भाई हमारा फर्स्ट पैन इंडिया बायोलॉजिकल डिजास्टर बीइंग हैंडल्ड बाय लीगल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशंस ऑफ द कंट्री।
ठीक है। तो अंडर दिस एक्ट स्टेट एंड डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी कैन फ्रेम देयर ओन रूल्स ऑन द बेसिस ऑफ ब्रॉड गाइडलाइंस, कि भाई मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स तो गाइडलाइन देगी आपको, पर रूल आपको ही बनाने हैं आगे, ठीक है। तो लीगल बेसिस इज द एंट्री, तो लीगल बेसिस क्या है डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट का, एंट्री 23, मतलब जो कंकरेंट लिस्ट में है हमारा जो ये सिक्योरिटी थिंग वाला, वैसे तो सिक्योरिटी एंड ये डिफेंस तो उसमें ही होता है, सेंटर यूनियन का ही सब्जेक्ट है, तो बट ये है कि सोशल सिक्योरिटी वगैरह की चीज़ कुछ कॉन्करेंट लिस्ट में भी है। तो यूनियन हमें आपको पता है यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट 3 तरीके की लिस्ट होती हैं, ठीक है। एंड उसमें क्या होता है कि जो कॉन्करेंट लिस्ट है उस पर दोनों की ही जुरिस्डिक्शन चलती है, यूनियन की भी एंड स्टेट की भी। तो उसमें जो नंबर 23 पे है, जो कॉन्करेंट लिस्ट में नंबर 23 पे क्या मेंशन है, सोशल सिक्योरिटी एंड सोशल इंश्योरेंस, इस पे कॉन्करेंट लिस्ट में मेंशन है। तो डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट को वहाँ से पावर मिली है। एंड दूसरा 29 नंबर पे क्या मेंशन है, प्रिवेंशन ऑफ एक्सटेंशन फ्रॉम वन स्टेट टू अदर, जो इन्फेक्शंस है और कंटेजियस डिसीज़ है कि वो प्रिवेंट कर सको, तो ये भी कंकरेंट लिस्ट में है। एंड इसके तहत डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट को पावर मिला है। उसमें बोला क्या, एक नोटिफाइड डिजास्टर होगा तो ये क्रिटिकल मेडिकल सिचुएशन हो जाएगी या पैंडेमिक सिचुएशन। तो अबाउट डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 देख लो कि भाई किस लेकर आए थे, टू मैनेज डिजास्टर्स, ताकि हम प्रिपेयर हो सके, मिटिगेट कर सके, मिटिगेट मतलब सॉल्व करने की टेक्निक्स यूज़ कर सके, कैपेसिटी बिल्डिंग कर सके, जिस तरीके का इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए उसको मिटिगेट करने के लिए। फोर्स तो ये 2006 में आया था, पर 2005 में पास हुआ था, तो 5 ही बोलेंगे। इफेक्टिव मैनेजमेंट ऑफ डिजास्टर्स एंड फॉर मैटर्स कनेक्टेड विद इंसिडेंट्स, जो उसके बाद होंगे या तब होंगे। तो इसमें क्या होगा, इससे क्या डेवलप होती है, NDMA, SDMA, स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी एंड डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, 3 तरीके की चीज़ें डेवलप होती हैं इसके तहत, ठीक है। तो NDMA को कौन हेड करता है, हमारे प्रधानमंत्री जी। एंड इट एक्ट्स इंजॉइंस द सेंट्रल गवर्नमेंट टू कॉन्स्टिट्यूट नेशनल एग्जीक्यूटिव कमेटी, दिस इज इम्पॉर्टेंट, नेशनल एग्जीक्यूटिव कमेटी है जो असिस्ट करती है इसको अथॉरिटी को, तो ये इम्पॉर्टेंट है। एंड वो सारे डिसाइड करते हैं, क्योंकि अभी प्रधानमंत्री जी तो ऑब्वियसली दे आर पॉलिटिशियन, दे आर इलेक्टेड, तो जो एग्जीक्यूटिव कमेटी होती है उसमें वही जो ब्यूरोक्रेट्स होते हैं, IAS ऑफिसर्स या दूसरे सेक्रेटरीज होते हैं, वो बैठते हैं, वो डिसाइड करते हैं, इनका तो काम बस पास करना होता है इस चीज़ को। तो स्टेट गवर्नमेंट्स भी एस्टैब्लिश करते हैं अपना SDMA, एंड पावर्स गिवन टू सेंटर्स, पावर आर ऑन द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड NDMA आर एक्सटेंसिव। सेंट्रल गवर्नमेंट कर सकती है कोई भी किसी तरीके की इशू एनी डायरेक्शंस और टू फैसिलिटेट और असेस द डिजास्टर मैनेजमेंट, ठीक है। इंपॉर्टेंटली एनी सच डायरेक्शन इशूड बाय सेंट्रल मस्ट फॉलोड बाय यूनियन मिनिस्टर, स्टेट गवर्नमेंट या स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी उनको फॉलो ही करनी पड़ेगी। एंड प्राइम मिनिस्टर कैन एक्सरसाइज ऑल पावर्स ऑफ NDMA, ठीक है। तो इस तरीके की चीज़ है, तो ये NDMA के बारे में हमने पढ़ लिया। देन गोवा प्लान्स टू ब्रिंग बैक कलेक्टर अप्रूव ट्रैवल पास सिस्टम। पहले क्या होता था कि कलेक्टर अप्रूव करता था कि भाई इतने इतने लोग यहाँ पे आ सकते हैं, तो पर वो चेंज हो गया, पर अभी दोबारा से बहुत सारे लोग आने लग गए, तो इसलिए सोचा है कि भाई वही वाला सिस्टम करते हैं, ताकि एक ट्रैक रहे लोगों का कितने लोग आ रहे हैं, क्योंकि आप पास इशू कर दोगे तो पता चल जाएगा ये जना तब आया था और इसको तब जाना था, तो एक रिकॉर्ड रहेगा, जिससे हेल्थ अथॉरिटीज़ को भी एक आइडिया होगा इतने लोग आए थे, अब हम उनको देख सकते हैं। देन रूल 266 एंड 267 ऑफ लोकसभा, तो ऊपर हमने जो पढ़ा था वो आर्टिकल्स थे, दिस इज रूल्स ऑफ लोकसभा, तो ये इंपॉर्टेंट है। तो अभी कंटेक्स्ट क्या है, राज्यसभा सेक्रेटरीट ने डिनाई कर दिया है कि भाई आप वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू मत करो, ठीक है। स्टैंडिंग कमेटी थी होम अफेयर्स की, ठीक है, टू जॉइन अ मीटिंग ऑफ पैनल थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, तो वो मना कर दिया कि भाई वो मत करो, क्योंकि प्रिंसिपल ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी को वॉयलेट करता है। कोई क्या गारंटी कि भाई तुम्हारे साथ कोई बैठा होगा, क्या पता तुम किस तरीके की सीक्रेट चीज़ शेयर कर रहे हो, तो नहीं, तुम पार्लियामेंट प्रेसिडेंट्स में ही आके डिस्कस करो इस चीज़ को। तो रूल्स ने क्या बोला 267 में क्या है कि कमेटी मीटिंग्स हैव टू बी हेल्ड इन पार्लियामेंट बिल्डिंग ही, एंड स्पीकर चेंज कर सकता है वेन्यू, पर पार्लियामेंट बिल्डिंग में ही होनी चाहिए ओरिजिनली। एंड 266 क्या कहता है, ऑल कमिटीज़ वो प्राइवेट ही होनी चाहिए। देन नेपाल्स कॉन्स्टिट्यूशन सेकेंड अमेंडमेंट बिल, तो हम पढ़ चुके थे काला पानी इशू क्या है। गवर्नमेंट ऑफ नेपाल ने अमेंड किया है इसको, एंड कंट्री का नया मैप लेके आया है। इंपॉर्टेंट क्या है, उनकी शेड्यूल 3 में है, ठीक है, जो टेरिटरीज हैं हमारे शेड्यूल 1 में है, तो ये वही चीज़ है। लिम्फीदूरिया लिपुलेख पास है जो काला पानी एज अ पार्ट ऑफ नेपाल, जो हमारे यहाँ उत्तराखंड का पार्ट है, एंड ये नेपाल का बता रहे अपना। सो असली में ये वाली उसकी दिक्कत है, ठीक है। तो ये हमारा इतना तो उत्तराखंड में ही आता है, इतना पार्ट, तो ये वाला इतना पार्ट हमारा उत्तराखंड में आता है। तो ये वाला जो इशू है काला पानी का, इसकी दिक्कत है, तो नेपाल वाले कह रहे हैं हमारा है, हम कह रहे हैं हमारा है।
देन बैंटेल स्कॉर्पियन फिश, तो नाम इसका साइंटिफिक नेम देख लो, इतना बहुत मुश्किल है प्रोनाउंस करने के लिए एंड आई होप इससे क्वेश्चन नहीं बनेगा. इट इज़ वेल नोन फॉर स्टिंगिंग वेनमस स्पाइंस एंड एबल टू चेंज कलर. तो इसकी क्या है, फेदर्स वगैरह या हर कहीं पे जो छोटे छोटे स्पाइंस है, स्पाइंस क्या है कि बहुत पॉइजनस होते हैं, कांटेदार इस तरीके के. एंड इसमें एक न्यूरोटॉक्सिक वेनम होता है जो सीधा ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड पे अटैक करता है एंड उसको पैरालाइज कर देता है. ठीक है, कहाँ मिला है, गल्फ ऑफ मन्नार में. ठीक है, जो श्रीलंका और हमारे यहाँ के बीच की जगह है गल्फ ऑफ मन्नार. एंड ये है कि इस तरीके का चीज़ है. देन NCS क्या है, नेशनल करियर सर्विस, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट ने ये प्रोजेक्ट लॉन्च किया है ताकि वो ऑनलाइन करियर स्किल्स पे फोकस कर सके. ठीक है, एंड जॉब रिसर्च की भाई किस तरीके के आपको बिहेव करना चाहिए इन द मतलब आप सॉफ्ट स्किल्स वो है जो जनरेट कर सको, कैसे एक कॉर्पोरेट एटिकेट होना चाहिए. ठीक है, आप अपने इंटरपर्सनल स्किल्स को इम्प्रूव कर सको मीन टाइम आप लॉकडाउन में हैं तो, ताकि बाद में जो आपकी जॉब मिले आप उसको ईजीली उसमें अडेप्ट कर सको अपने आप को. देन मिसाइल पार्क अग्निप्रस्थ, ये कहाँ पे, INS कलिंगा पे इसको सेटअप करने वाले हैं. कलिंगा हमारा जो पहले वाला, अभी वाला उड़ीसा, पहले वाला कलिंगा. टू कैप्चर ग्लिम्स ऑफ द मिसाइल हिस्ट्री ऑफ INS कलिंगा फ्रॉम इट एस्टैब्लिशमेंट इन 1981 में इस्टेब्लिश हुआ था. तो उसमें उसने कितनी कितनी मिसाइल्स को होस्ट किया वो दिखाता है ये मिसाइल पार्क अग्निप्रस्थ. एंड इट विल कोमेमोरेट द अवार्ड ऑफ द प्रेस्टिजियस यूनियन साइटेशन टू INS कलिंगा. ठीक है, तो यूनियन से यूनिट साइटेशन भी मिला था. INS कलिंगा इज प्रीमियर नेवल एस्टैब्लिशमेंट लोकेटेड इन विशाखापट्टनम. ठीक है, वाइजैक. एंड तो ये विशाखापट्टनम तो वैसे आंध्रा वाला रीजन है, बट वही है तो पहले के टाइम पे ये तो स्टेट सब बनी है, तो आंध्रा उड़ीसा वाला सेम रीजन, इसको कलिंगा बोलते थे पहले. एंड ये वाली चीज़ है. देन महेश नवमी, तो ये महेश्वरी जो कम्युनिटी है वो बनाते हैं इसको, तो जो लॉर्ड शिवा के डिवोटीज़ होती है वो बनाते हैं इसको. एंड तब पढ़ोगे 9th डे ऑफ शुक्ल पक्ष वैक्सिंग मून इन द ईयर ऑफ चेस्ट, तो दिस इज़ हाईली अनलाइकली टू कम, सो लीव इट. एंड ये 31 मई को मनाया जाता है, राजस्थान में मनाया जाता है बेसिकली, ये याद रखना. महेश्वरी कम्युनिटी के लोग, तभी तो महेश नवमी बोल रहे हैं इसको. ठीक है, तो महेश्वरी कम्युनिटी राजस्थान की है. जो ये LN वगैरह चलाते हैं वो महेश्वरी होते हैं, तो वो अपना महेश्वरी से, तो वो राजस्थान के हैं. देन माई लाइफ माई योगा कॉन्टेस्ट, तो ये एक वीडियो ब्लॉगिंग कॉन्टेस्ट होगा. ठीक है, ब्लॉगर्स अपनी बताएंगे, दिखाएंगे, देखो मैं ये वाला योगा कर रहा हूँ. तो ये वीडियो ब्लॉगिंग कॉन्टेस्ट है, जीवन योगा करके मिनिस्ट्री ऑफ आयुष प्लस ICCR ने मिलकर इसको लॉन्च किया है. इंडियन काउंसिल फॉर कल्चरल रिलेशंस, नेशनल और ग्लोबल लेवल दोनों पे होगा. प्राइज़ भी दिए जाएंगे जो अच्छा काम करेगा. एंड कब, जो हमारे, क्योंकि अभी 21 जून को दैट इज़ द सेम डे माई बर्थडे इज़ ऑल्सो देयर, तो 21 जून को ये इंटरनेशनल योगा डे है, तो उसके लिए ये बनाया जाएगा. ठीक है, जीवन योगा कंटेस्ट. देन इज़ 2 जून का, तो ये मैं टाइम स्टैम्प आपको लिख के दे दूँगी, 32 मिनट्स पे ये जारी होगा. देन GS पेपर 2 का आर्टिकल है, PM स्वनिधि. तो मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स ने लॉन्च किया है PM स्वनिधि. तो ये आत्मनिर्भर जो पैकेज है उसके तहत, तो याद रखना कि भाई आत्मनिर्भर पैकेज में क्या क्या कर रहे हैं ताकि कहीं पे कोट करने लायक हो सको. ठीक है, तो स्ट्रीट वेंडर्स के लिए प्रोग्राम है. तो स्कीम वाज अनाउंस्ड बाय फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन, जब हमारे 20 लाख करोड़ का पैकेज लेकर आए थे, तब उसी दिन ही लॉन्च किया था इसको भी. इट इज़ स्पेशल माइक्रो क्रेडिट फैसिलिटी. ठीक है, कि भाई जो स्ट्रीट वेंडर्स हैं उनको 10,000 से लेके 50 लाख तक का लोन मिल सके. ठीक है, ध्यान रखना, लोन, अफोर्डेबल लोन मिल सके उनको. एंड ताकि वो अपना बिजनेस ऑपरेशनल कर सके, जो मतलब उन्हीं को दिया जाएगा जिनका बिजनेस पहले से था. ये नहीं कोई नया आदमी मुँह उठा के कह दे कि नहीं मुझे तो चाहिए. आपने बोला आत्मनिर्भर के तहत, नहीं भाई, तेरा बिजनेस पहले होना चाहिए एस्टैब्लिश. ठीक है, मार्च 2022 तक ये वैलिड है. एंड टेक्निकल पार्टनर कौन है, SIDBI, स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया. ठीक है, मैनेज कौन करेगा क्रेडिट गारंटी को, ताकि जो लेंडिंग इंस्टीट्यूशंस है, बैंक, NBFCs को क्रेडिट मिल सके. क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट फॉर माइक्रो एंड स्मॉल इंटरप्राइजेज, ये इंश्योर करेगा कि उनको क्रेडिट दिया जा रहा है. लोन्स अंडर द स्कीम बता दिया कि भाई 10,000 से ऊपर का मिलेगा. ठीक है, एंड मंथली इंस्टॉलमेंट्स दे सकते हो. इंटरेस्ट सब्सिडी भी मिल जाएगा, जो अच्छा खासा टाइमली भरता रहेगा उसको इंटरेस्ट सब्सिडी भी दिया जाएगा ऑफ 7% पर एनम. देयर विल बी नो पेनल्टी ऑन अर्ली रीपेमेंट ऑफ लोन. पहले दे दिया तो कोई दिक्कत नहीं, आप दे दो आराम से. इसमें कौन होएगी, वेंडर्स, हॉकर्स, ठेले वाला, रेडी वाला, रिक्शा वाला, क्योंकि इनको भी पता है कि भाई ये अच्छा खासा इनके बिना तो तुम्हारे वोट बैंक ख़त्म हो जाएगा, तो ये ज़रूरी है.
क्योंकि लॉकडाउन ने अफेक्ट किया है लाइवलीहुड को, एंड स्ट्रीट वेंडर्स आर यूजुअली द मोस्ट जो अफेक्ट हुए हैं इससे, क्योंकि लोग नहीं खरीद रहे हैं उनका सामान। कोई कह रहा है कि इन्होंने कोविड फैला देंगे, कोई कह रहा है ये हिंदू मुसलमान का एंगल, तो इस तरीके का बहुत सारा जो गलत मीडिया में चीज़ें फैल रही, जिसकी वजह से इनका काम बहुत ज़्यादा अफेक्ट हो रहा है। एंड देयरफॉर अर्जेंट नीड है टू प्रोवाइड अफोर्डेबल क्रेडिट, जो ये PM स्वनिधि के थ्रू इनको मिलेगा। तो दिस इज़ इम्पॉर्टेंट। देन कॉन्गो डिक्लेयर्स न्यू एबोला एपिडेमिक। तो भाई कोविड तो गया नहीं, कॉन्गो में इबोला और आ गया। तो देख लेते हैं इबोला क्या है। ठीक है, ये 11th आउटब्रेक ऑफ इबोला है सिंस 1976। ठीक है, तो इबोला है क्या? इबोला इज़ हीमोरेजिक फीवर। हम देखेंगे हीमोरेजिक फीवर में क्या होता है, अंदर इंटरनल ब्लीडिंग चालू हो जाती है। हीमो मतलब ब्लड, हीमोरेजिक ये कंडीशन होती है अंदर इंटरनल ब्लीडिंग स्टार्ट होगी। बुखार हो गया, इंटरनल ब्लीडिंग होगी, तो ऑर्गन्स ब्लीड करने लग जाएंगे, तो इंसान कहाँ सर्वाइव करेगा? समझ रहे? तो ट्रांसमिशन कैसे होएगा? ट्रांसमिटेड टू पीपल फ्रॉम वाइल्ड एनिमल्स। ठीक है, एंड ह्यूमन टू ह्यूमन, पहले तो वाइल्ड से फैलेगा, फिर ह्यूमन टू ह्यूमन होगा, जैसे कोविड हुआ। ठीक है, एंड फैटिलिटी अराउंड 50%, कोविड की 3 to 4% एंड दिस इज़ बाई 50%। तो ये बहुत फैटिलिटी है इसकी। प्रिवेंशन क्या है कि भाई वही जानवरों से दूर रहो। ठीक है, सोशल कॉन्टैक्ट थोड़ा कम रखो, एंड कम्युनिटी इंगेजमेंट करके रखो, अवेयरनेस होनी चाहिए। ट्रीटमेंट क्या है? वही है, कुछ खास ट्रीटमेंट नहीं है, ना ही कोई वैक्सीन आई है। ठीक है, एक्सपेरिमेंटल ही है, जो RSRVSV ज़ीबव करके है, बट दैट इज़ नॉट मतलब फुल टर्म क्योर। तो रिहाइड्रेशन, ठीक है, वही सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट है कि भाई पेशेंट आ जाएगा तो सांस नहीं ले पा रहा, ऑक्सीजन लगा देंगे, तो ये वाली चीज़ कर पाएंगे। बट ये है कि उसका कोई परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है। ठीक है, तो ये वैक्सीन तो यूज़ कर रहे हैं, बट ये अभी तो बोला है कि जो प्रेग्नेंट ब्रेस्ट फीडिंग वुमेन है तो उनको भी दिक्कत आती है। एंड पब्लिक मिसट्रस्ट एंड मिलिशिया अटैक हैव प्रिवेंटेड हेल्थ वर्कर्स फ्रॉम रीचिंग सम एरियाज। तो वही बात है कि नक्सलवाद अफेक्टेड एरिया है वहाँ पे, तो इसलिए वो लोग भी नहीं पहुँच पा रहे, हेल्थ केयर वर्कर्स, जहाँ पे ये दिक्कत आ रही है एबोला की। तो ये है, देख लो। ठीक है, ये यहाँ पे लिबेरिया, सूडान, कॉन्गो, गेबन एंड रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, तो ये इन सारों में यहाँ पे ये अफेक्ट हो रहा है। तो हाउ इट स्प्रेड्स भी बाई डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद फूड सिक्रीशंस ऑफ इन्फेक्टेड एनिमल्स। तो पहले ह्यूमन टू एनिमल होगा, फिर ह्यूमन टू ह्यूमन होगा। फीवर, हेडेक, जॉइंट पेन, मसल सोर थ्रोट एंड फिर क्या होगा? रैश, इंटरनल ब्लीडिंग एंड एक्सटर्नल ब्लीडिंग। तो दोनों चीज़ें होंगी, इसीलिए इसको हेमोरेजिक फीवर बोला गया है। देन वाई इज चाइना अपोजिंग थर्ड डिफेंस सिस्टम इन साउथ कोरिया? थर्ड की क्या फुल फॉर्म है? टर्मिनल हाई ऑल्टीट्यूड एरिया डिफेंस। ठीक है, तो इट इज़ अ ट्रांसपोर्टेबल ग्राउंड बेस्ड मिसाइल डिफेंस सिस्टम। ठीक है, कि ऑपरेट कैसे करता है? इट इज़ कपल्ड विद स्पेस बेस्ड एंड ग्राउंड बेस्ड सर्वेलेंस स्टेशन। ठीक है, स्पेस बेस्ड भी होगी, इसमें जो सर्वेलेंस करते रहेंगे, सैटेलाइट्स वगैरह, ग्राउंड पे भी इसकी सैटेलाइट्स होंगी, जिससे पता चलेगा कि भाई जो इनकमिंग मिसाइल्स हैं, अगर आपके ऊपर कोई मिसाइल आ रही है तो पता चल जाएगा। ठीक है, तो क्योंकि वो जो इंफ्रारेड सेंसर्स वगैरह उनसे वो डिटेक्ट कर जाएंगे कि भाई हमारे यहाँ मिसाइल अटैक होने वाला है। तो कहाँ डिप्लॉय किया गया? साउथ कोरिया, UAE, गुआम, इजराइल एंड रोमानिया में इसको डिप्लॉय किया गया है। तो भाई साउथ कोरिया चाइना कंट्रोवर्सी ओवर थर्ड इशू है क्या? क्योंकि US का बेस है साउथ कोरिया में। ठीक है, तो जो US है वो अपना थर्ड मिसाइल डिफेंस सिस्टम वहाँ से चला रहा है। ठीक है, तो अब क्योंकि पहले क्या हुआ था, नॉर्थ कोरिया जब ये वो हो गया था, वहाँ पे एक रैपिड आर्म्स रेस हो गई थी, तब US ने इसको लेकर आया था कि भाई हम देख लेंगे, कभी हम पे अटैक करने लग गया तो एक हमारा बेस वहाँ पे भी होना चाहिए पास में, ताकि पता चल जाए, एंड इस तरीके का। तो इसलिए वो किया था। एंड चाइनास कंसर्न्स क्या है कि भाई उसका इनबिल्ट एडवांस रेडार सिस्टम है कि जो चाइनीज़ के एक्शंस को ट्रेस कर सकता है, क्योंकि चाइना वाले तो सीक्रेसी में विश्वास रखते हैं, एंड US में उसकी प्रेजेंस है, तो ऑब्वियसली चाइना को पसंद नहीं आएगी। एंड US एक्सर्ट इन्फ्लुएंस ओवर साउथ कोरिया एंड जापान में इंटरफेयर बीजिंग लॉन्ग टर्म डिप्लोमेटिक रिलेशन जो उस रीजन में है। तो वही है कि US अनवांटेड इंटरफेयर करे तो चाइना को पसंद नहीं आ रहा। तो हाउ इज़ दिस कंट्रोवर्सी अफेक्ट साउथ कोरिया? तो इसकी फार रीचिंग कॉन्सिक्वेंस क्या है कि साउथ कोरिया इकोनॉमिकली हर्ट हो रहा है। ठीक है, क्योंकि ऑब्वियसली एक ही जगह में लोग रह रहे हैं, चाइना साउथ कोरिया पास में है, तो इकोनॉमिकली वो अफेक्ट होगा ही। टूरिज्म फ्रॉम चाइना टू साउथ कोरिया फेल, तो देख सकते हैं, तो इकोनॉमी तो अफेक्ट होगी। एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री को दिक्कत आई, जो K-pop स्टार्स हैं, म्यूजिक है K-pop का, बीइंग फोर्स टू कैंसिल एज अ रिजल्ट ऑफ दिस कंट्रोवर्सी। जो चाइना में K-pop का कंसर्ट्स वगैरह होने वाला था। कॉस्मेटिक्स एंड ब्यूटी प्रोडक्ट्स चाइना में भी अफेक्टेड हैं, पर जो चाइना वाले उन्होंने कहा बैन लगा दो इन पे, एंड इसीलिए ये दिक्कत आ रही है।
तो डिप्लॉयमेंट ऑफ रिप्लेसमेंट मिसाइल्स, नाउ चाइना हैज़ इशूड स्टेटमेंट अर्जिंग यूएस नॉट टू हार्म बायलैटरल रिलेशंस, कि भाई हमारे बहुत अच्छे रिलेशन है, तुम हार्म मत करो और अपना थर्ड सिस्टम यहाँ से लेके चले जाओ। तो ध्यान रखना थर्ड सिस्टम है क्या, स्पेस बेस्ड एंड ग्राउंड बेस्ड सर्वेलेंस सिस्टम होगी, कि वो डाटा ट्रांसफ़र करेंगे अबाउट इनकमिंग मिसाइल्स एंड वो थ्रेट टाइप किस तरीके का थ्रेट आ रहा है उसको क्लासीफाई कर सकेंगे। देन G7 क्लब पढ़ चुके थे भाई हम, जो D10 था तो D10 ग्रुप था, उसने बोला था कि भाई हम इकट्ठा होके चाइना को मतलब कंटेन करेंगे, एंड हम जो हुआ ही है 5G क्लब जो बनने वाला था वही वाला कंटेक्स्ट है। तो G7 के बारे में बता रखा है कि बोल रहा है कि भाई G7 बहुत आउटडेटेड है, अभी हम इसको एक्सपैंड करना चाह रहे हैं। डोनाल्ड ट्रम्प जी कह रहे हैं हमें इसमें इंडिया, रशिया, साउथ कोरिया और ऑस्ट्रेलिया इसको भी ऐड करना चाहूँगा। तो रशिया तो पहले भी ऐड था जब G8 था ओरिजिनली ये, क्योंकि G7 या फिर G8 जिसे कह लीजिए ओरिजिनली 1975 में बना था। तब इसमें कौन से थे, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, UK, US, ठीक है, अलॉन्ग विद रशिया, ठीक है। तो उसमें ये सब लोग थे, तो उसमें क्या हुआ था फिर ये चीज़ रशिया एलिमिनेट हो गया था इसमें से, एंड क्योंकि रशिया ने क्या 2014 में अटैक कर दिया था क्रीमिया पे, क्रीमिया को कनकर कर लिया था, तो इसलिए बोला कि भाई नहीं रशिया तुम जाओ यहाँ से, तुम तो ये अटैकिंग वाले काम कर रहे हो, ये हमारे साथ सही नहीं बैठता। तो चाइना 1998 में ग्रुप का मेंबर बना था, पर 2014 में इसको हटा दिया गया, तो दोबारा से ये G7 बन गया। तो G7 वर्किंग कैसे होती है, इनफॉर्मल समिट, इनफॉर्मल गैदरिंग होती है लास्ट 2 डेज जो 2 दिन तक लास्ट करती है। रोटेशनल बेसिस पे इनकी जो प्रेसिडेंटशिप है वो होती है। एंड सिग्निफिकेंस क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, लीगली बाइंडिंग नहीं होते बट एग्जर्ट अ स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस, पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस होता है कि नहीं भाई G7 की कंट्रीज़, क्योंकि ये हाईली डेवलप्ड इकोनॉमीज़ हैं, इनका GDP बहुत ज़्यादा है, तो ये वाली चीज़ है, इसलिए इनको इनका जो ओपिनियन है वो मैटर करता है। क्रिटिसिज्म क्या है कि भाई protesters group you also use the worldwide platform as a stage to lobby and campaign on issues that are important to them, ठीक है। तो G7 are creating wide gap between haves and have nots in both countries, and तो ये इस तरीके का criticism have been made of the G7, तो लोगों को बहुत सारे को पसंद नहीं आ रही, क्योंकि ऑब्वियसली ये डेवलप्ड इकोनॉमीज़ का है। तो ये बोल रहे हैं, दूसरी कंट्रीज़ बोल रहे हैं कि भाई हमारी भी रिप्रेजेंटेशन लो, जो अफ्रीकन, रशियन या मिडल ईस्टर्न नेशंस हैं वो भी कह रहे हैं कि भाई हमारी भी रिप्रेजेंटेशन होनी चाहिए। तो हाउ इट कैन बी मेड मोर इफेक्टिव, सबसे पहले इन्वेस्ट करें हेल्थ केयर एजुकेशन में, ठीक है, एड करें डेवलपिंग कंट्रीज़ को, क्योंकि ये अच्छी खासी डेवलप्ड इकोनॉमीज़ हैं। काम करें ऐसे टू लिमिट ग्रीन हाउस गैसेज एमिशन एंड कंसिडर न्यू एंड एग्जिस्टिंग वेल्थ टैक्सेस, ताकि ये पॉवर्टी एंड इनइक्वालिटी को फाइट कर सके। इस तरीके के नए टैक्सेस वगैरह आप लेकर आए, एंड फेयर शेयर ऑफ टैक्सेस भी आप इस तरीके का इन्वेंट करें, तो इम्प्लीमेंट करें इस तरीके के अच्छे खासे टैक्स मॉडल्स। तो ये था G7 के बारे में, 1975 में बना था। देन वाई इज़ मूडीज़ डाउनग्रेडेड इंडियाज़ रेटिंग। तो मूडीज़ क्या है कि भाई एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस है जो हमारे यहाँ के हम बॉन्ड्स इशू करते, शेयर्स इशू करते हैं, तो उसको ये शेयर इश्यूज़ करते उसकी रेटिंग करते हैं कि भाई A रेटिंग है तो बहुत अच्छा है, B है तो थोड़ा सा ख़राब है। तो इट स्टार्टेड तो हमारे क्या, तो BAA2 था हमारा, ठीक है, पहले रेटिंग, पर ये अभी BAA3 तक ले आए, तो ये अच्छी बात नहीं है। मैं आपको दिखा देती हूँ चार्ट, तो ये है, तो ये पहले हमारा क्या था, BAA2 था, ये था, अब ये BAA3 आ गया। तो हमारा लोअर मीडियम ग्रेड जो हमारे शेयर्स इशू होंगे वो इस लेवल के आ गए हैं, ठीक है। तो ये मूडीज़ का है, S&P एंड फिच, ये 3 तरीके की रेटिंग एजेंसीज़ हैं, ठीक है। तो उससे नीचे अगर हम चले गए ना तो जंक हो जाएगा। जंक का क्या मतलब होता है, जंक बॉन्ड्स, ठीक है। जो जंक बॉन्ड्स क्या होते हैं, जिसमें जो बहुत लोक लुभावन के लिए तो होते हैं कि भाई हाँ उसमें बहुत ज़्यादा रिटर्न है, वो प्रॉमिस करेंगे, पर उनकी कोई गारंटी नहीं होती कब कोलैप्स कर जाएं, कि मिल गया तो मिल गया वही है, तो अगर मिल गया तो बल्ले बल्ले, नहीं मिला तो फिर आपको वो पैसा आपका वेस्ट चला जाता है। इससे नीचे आ गई हमारी रेटिंग, तो हमारे जो बॉन्ड्स इशू करेगा इंडिया वो जंक बॉन्ड्स में चले जाएंगे, तो ये दिक्कत है। तो मूडीज़ ने भी अपनी रेटिंग्स डाउन कर दी, एंड ये जो स्टैंडर्ड्स एंड पुअर, S&P एंड फिच तो कर ही चुके थे। इससे क्या होगा, जो इंडियन गवर्नमेंट्स बॉन्ड इशू करेगी वो अब रिस्कियर हो जाएंगे पहले से भी ज़्यादा, क्योंकि हमारा इकोनॉमिक ग्रोथ बहुत वीक हो रहा है, जिससे अभी बाकी बाहर के लोग भी सोचेंगे कि भाई रिस्क है भाई यहाँ पे तो इन्वेस्ट करने में।
And while India's sovereign rating is downgraded, it becomes costlier for Indian government as well as Indian companies to raise funds. अब जो यहाँ की कंपनीज हैं उनको तो बाहर से ही पैसा लेके आना है, तो बाहर वाले लोग इन्वेस्ट ही नहीं कर रहे, वो तो रेटिंग दिख के इन्वेस्ट करेंगे, बॉन्ड खरीदेंगे, तो उनको दिखेगा कि भाई हम तो नहीं खरीद रहे, तो इंडियन कंपनीज कैसे एक्सपैंड करेंगी, वो अपने फंड्स कैसे रेज करेंगी, तो ये दिक्कत है। क्यों रेटिंग डाउनग्रेड की? क्योंकि वीक इम्प्लीमेंटेशन हुआ, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स जो बोला गया था हम लेंगे रिफॉर्म, रिलेटिवली लो इकोनॉमिक ग्रोथ है, हद किसी की है फिलहाल के टाइम पे तो, एंड सिग्निफिकेंट डिटोरेशन इन द फिजिकल पोजीशन ऑफ द गवर्नमेंट एंड राइजिंग स्ट्रेस इन द इंडियन फाइनेंशियल सेक्टर, तो वही वाली चीज़ है। एंड negative outlook reflects dominant mutually reinforcing and downside risk from deeper stress in the economy and financial system। तो ये deeper stress दिखाता है, ये दिखाता है हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत वीक है, रिजिडिटीज़ है लेबर, लैंड एंड प्रोड्यूस्ड प्रोडक्ट मार्केट्स एंड राइजिंग फाइनेंशियल सेक्टर, रिस्क में बहुत ज़्यादा रेस हैं। तो ये क्योंकि मूडीज़ एक्सपेक्ट कर रहा है कि भाई इंडिया की रियल जीडीपी 4% से कम जाएगी, एंड हाँ हमें भी पता है, पर ये रिकवर कर जाएगी 2021-22 में। तो की ऑब्जर्वेशन क्या बोली गई है कि भाई चलो हमने रेटिंग तो डाउनग्रेड की है, पर ये स्टेबल आउटलुक है कि भाई ये मतलब धीरे धीरे रिकवर कर जाएगा, तो ये अच्छी चीज़ है। एंड इट इज़ एक्सपेक्टेड दैट इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन ऑफ रिफॉर्म वुड स्ट्रेंथन सोवरेन क्रेडिट प्रोफाइल, हमारी जो क्रेडिट प्रोफाइल है उसको इम्प्रूव करेगा। तो बता चुके हैं रीज़न कि भाई ऑब्वियसली जीडीपी बहुत कम जाएगी एंड वर्सनिंग गवर्नमेंट फाइनेंसेस एंड गवर्नमेंट का टोटल डेप्ट भी बढ़ता जा रहा है, तो इसलिए ये डाउनग्रेड की है उन्होंने रेटिंग्स। देन इज़ अबाउट सोशल स्टॉक एक्सचेंज। तो क्या है कि अब अपने एनएससी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, बीएससी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के बारे में सुना होगा। देन इज़ एसएससी सोशल स्टॉक एक्सचेंज। तो क्या है कि जो सेबी कॉन्स्टिट्यूट किया था एक वर्किंग ग्रुप सेबी ने, तो वो सोशल स्टॉक एक्सचेंज को उन्होंने आइडिया दिया है। आइडिया क्या है, ये दूसरे कंट्रीज़ में भी है, पर ये बजट जो 2019-20 है उसमें इसको लेकर आए थे। उसमें क्या होगा, जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस है ना हमारे यहाँ पे, कोई और काम कर रही है, मतलब इन्वायरमेंट के लिए कोई अच्छा काम कर रही है, कोई बच्चों के लिए कर रही है, ठीक है, चाइल्ड सेक्स मतलब इस तरीके की जो ट्रैफिक चाइल्ड है उनके लिए कर रही है, अच्छा काम कर रही है, तो उनके जो स्टॉक्स होंगे, ठीक है, वो डायरेक्ट लिस्ट कर सकेंगे यहाँ पे, ठीक है, उनके शेयर्स लिस्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो वो वाली चीज़ है डायरेक्ट लिस्टिंग ऑफ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस, एंड वो बॉन्ड्स इशू कर सकेंगे, ठीक है, ताकि उनका भी वही है ना मतलब बढ़े चीज़ें, क्योंकि वो तो सिर्फ अभी तक तो जो फंडिंग वगैरह है उसी पे डिपेंडेंट है। अब क्या होगा, वो अपने जो ये है उसको लिस्ट कर सकेंगे स्टॉक्स को। तो फंडिंग उसमें क्या सोशल वेंचर फंड्स भी होगा इंक्लूड, कि भाई किसी को अगर देना है मतलब इन्वेस्ट करना है, जैसे कि कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होते हैं, जो बड़ी कंपनीज़ हैं वो कुछ अपना जो पार्ट है प्रॉफिट का वो एज अ कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी देती हैं सरकार को, तो वो भी इसमें इन्वेस्ट कर सकेंगी अकॉर्डिंग टू CSR। एंड न्यू मिनिमम रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स होगा, एंड प्रॉफिट सोशल एंटरप्राइजेस कैन ऑल्सो लिस्ट ऑन स्टॉक सर्विसेज एक्सचेंज, ठीक है। तो इससे क्या होगा, एक गिविंग कल्चर ऑफ सम टैक्स इंसेंटिव्स भी सजेस्ट किया गया है। तो सोशल स्टॉक एक्सचेंज है क्या कि भाई जो प्राइवेट एंड नॉन प्रॉफिट सेक्टर है वो अपने जो ग्रेटर कैपिटल वो मतलब रेज़ कर सके, ताकि क्योंकि अभी वो नहीं कर सकते, अभी वो सिर्फ डोनेशंस पे ही डिपेंडेंट है, ताकि वो ग्रेटर कैपिटल रेज़ कर सके, इसीलिए उनके स्टॉक्स को भी लिस्ट किया जाएगा जिस तरीके से BSE और NSE का किया जाता है। एंड कौन मॉनिटर करेगा इसको, सेबी, ठीक है। तो वही वाली चीज़ है। एंड significance social welfare enterprises and non-profits could get to raise so-called social capital on transparent electronic platform। तो वही ई प्लेटफॉर्म होगा, एंड वाइब्रेंट एंड सपोर्टिव इकोसिस्टम होगा, इनेबलिंग नॉन प्रॉफिट सेक्टर टू रियलाइज फुल पोटेंशियल, एंड क्योंकि उनको कैपिटल की ज़रूरत है, ठीक है, एंड जैसे वो अपने आप को बर्डन ना कर सकें, एंड बर्डन ना हो, सोशल कैपिटल ऑन अनदर हैंड इज़ मोर सूटेड फॉर दिस रोल, कि भाई लोगों से मिले वो चीज़ ज़्यादा बेटर है। एंड सोशल एंटरप्राइज क्या है, इट इज़ अ रेवेन्यू जनरेटिंग बिजनेस जो इट्स प्राइमरी ऑब्जेक्टिव इज़ टू अचीव सोशल ऑब्जेक्टिव, जैसे कि मैंने आपको बताया हेल्थ केयर के लिए कोई अच्छा काम कर रहा है, NGO वगैरह है, क्लीन एनर्जी के लिए काम कर रहा है। ओनली कैच इज़ दैट प्रॉफिट दीज एंटिटीज जनरेट इज़ नॉट नेसेसरीली यूज्ड फॉर पे आउट्स, ठीक है, बट री इन्वेस्टेड इनटू सम सोशल प्रोग्राम, कि भाई वो नेसेसरीली पे नहीं करेंगे, ये नहीं कि आप सिर्फ रिटर्न के लिए कर रहे हो, बट वो जो अपना प्रॉफिट होएगा वो दोबारा से अपने इसको री इन्वेस्ट कर सकेंगे, ठीक है। तो जो मैंने कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का बताया वो सरकार को देने की बजाय इन पे लिस्ट कर देंगे तो थोड़ा पार्ट तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा। ग्लोबल एग्जाम्पल क्या है भाई, UK, केनिया, कनाडा, सिंगापुर, यहाँ सब भी सोशल स्टॉक एक्सचेंज प्रेवलेंट है, तो हम नए नहीं हैं इस चीज़ में। देन इज़ अबाउट RT-PCR के बारे में मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ आपको, तो सेम चीज़ है। RT-PCR कैसे काम करेगा,
देन NPCI डिनाइज ब्रीच ऑफ द भीम ऐप डेटा। तो NPCI है, ठीक है, नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, वो उसने भीम ऐप बनाया है एंड वो वाली चीज़ बोला है कि अभी एलिगेशंस लग रहे हैं कि जो ये भीम ऐप है इसका डेटा चोरी हो गया है। तो उसने बोला है कि नहीं भाई, इस तरीके की ऐसी कोई चीज़ नहीं है। तो भीम क्या है? भारत इंटरफेस फॉर मनी, UPI बेस्ड है, ठीक है, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस बेस्ड इंटरफेरेंस। बनाया किसने है? NPCI में। इट अलाउज रियल टाइम फंड ट्रांसफर, मतलब रियल टाइम में दिख जाएगा, यहाँ से सेंड हुआ तो वहाँ पे देखना चालू हो जाता है। कब लॉन्च किया था? 2016 में, पोस्ट डिमोनेटाइजेशन। एंड फॉर वन द ऐप बाइंड्स विद डिवाइस ID एंड मोबाइल नंबर, ठीक है। 3 तरीके की ऑथेंटिकेशन होती है। पहले तो डिवाइस ID, भाई जो सिम वगैरह है या ID है उसको उस पर बाइंड करेगा, ठीक है। फिर क्या होगा? नीड्स टू सिंक विच एवर बैंक अकाउंट, ठीक है, बैंक अकाउंट से बाइंड करेगा अपने आप को। फिर तीसरा वो पिन भी बोलेगा जनरेट करने को, पिन के बिना वो ऐप खुलता नहीं है। तो 3 तरीके की इसमें सिक्योरिटी है। तो NPCI क्या है? ये RBI और IBA क्या है? इंडियन बैंक एसोसिएशन, इनका दोनों का इकट्ठा इनिशिएटिव है अंडर द पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम एक्ट ऑफ 2007। तो RBI को कहाँ से पावर मिली इसको कॉन्स्टिट्यूट करने की? पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम एक्ट ऑफ 2007, ठीक है। एंड इट हैज़ बीन इनकॉर्पोरेटेड एज नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी, तो इसलिए नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी है ये। एंड इससे क्या होता है? रिटेल पेमेंट सिस्टम में इनोवेशन लाने का काम इसका है। एंड ये जो भी पेमेंट्स हैं उसको मॉनिटर करता है। तो NPCI के इनिशियल प्रमोटर्स के जिन्होंने साथ दिया इसका, SBI ने तो देना ही देना है, PNB, कैनरा बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, ये तो याद करने की ज़रूरत है ही नहीं, ठीक है। एंड NPCI और क्या क्या ऑफर करता है? NFFS, नेशनल फाइनेंशियल स्विच, ठीक है, जिससे आप स्विच कर सकते हो दो ATMs में, ठीक है, या फिर मेंबर बैंक्स में। IMPS इमीडिएट पेमेंट सर्विसेज एंड AEPS आधार इनेबल पेमेंट सर्विस। जैसे कई में होता है ना कि आधार कार्ड को स्वाइप किया तो वो जैसे छोटे दुकानदार वो आपको पेमेंट दे देंगे। देन चेक ट्रांकेशन सिस्टम, पहले होता था कि भाई कि आपको चेक को क्लियर करने के लिए दूसरी उससे जो ब्रांच है उससे परमिशन लेनी पड़ती थी। तो ये सारा पहले काम करते होते थे चेक ट्रंकेशन सिस्टम। तो वो अभी हटा के चेक ट्रंकेशन सिस्टम को लेके आए, जिससे मतलब क्या ऑनलाइन ही ये सारा सिस्टम हो जाता है। तो रुपए को भी इन्होंने लेकर आए, ठीक है, जो रुपए का पेमेंट गेटवे है उसको लेकर आए। NACH नेशनल ऑटोमेटिक क्लियरिंग हाउसेस, ठीक है, तो उसको भी लेकर आए, जिससे इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजेक्शन इजीली हो सकता है, इंटर बैंक ट्रांजेक्शन। देन आधार पेमेंट ब्रिज, ठीक है। देन *99#। तो इससे क्या है कि जो आपको पता चल जाएगा कि भाई USSD बेस्ड है, जिससे पता चल जाएगा आपके खाते में कितने पैसे हैं। मोबाइल बैंकिंग सर्विस है। देन UPI भी यही लोग लेके इन्होंने डेवलप किया। भारत बिल पे भी इन्होंने डेवलप किया। देन NETC, ठीक है, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक टोल कलेक्शन, जी भाई टोल पे जाओगे वो स्कैन कर लेगा एंड वो पेमेंट हो जाएगी। देन भीम ऐप भी लेकर आए एंड भारत QR, ठीक है, जिससे रीड कर सकता है कैमरा, QR कोड जो होता है वो भी ये लेकर आए। तो ध्यान रखना कौन सी सर्विसेज इसने ओपन करी हैं, ये इंपॉर्टेंट है। एंटीफा क्या है? एंटीफा मीन्स एंटी फैसिस्ट, ठीक है, फासिस्ट है, ठीक है, जो नाजिज्म फासिज्म जो वाला जो एरा था उसी से रिलेटेड है, ठीक है। एंड जो इट इज़ एन अम्ब्रेला टर्म फॉर फार लेफ्ट लीनिंग मूवमेंट दैट कन्फ्रंट एंड रेजिस्ट नियो नाजीज। एंटी-fascist of the movement tend to be grouped in the leftward wings fringes of the US political spectrum, ठीक है। अभी आपको पता होगा जॉर्ज फ्लॉयड का जो केस है उसके बाद इस तरीके की न्यूज़ आना बनता है। Origin is trade as far as Nazi Germany, while the movement had presence in several European countries, it has come into focus in the United States in the recent years, ठीक है। एंड एंटीफा मेंबर्स टिपिकली ड्रेस ब्लैक में करते हैं, मास्क वियर करते हैं, तो उनको ये दिखाता है कि भाई हम ये स्टैंड आउट कर रहे हैं एंड इस तरीके की चीज़ें। तो वायलेंस बहुत सारा करते हैं ये लोग। एंड एंटीफा वुड बी डेजिग्नेटेड एज अ टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन बाय दिस गवर्नमेंट। तो इस तरीके की बात, तो एंटीफा को ये गवर्नमेंट टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर कर सकती है। एंड ये अपने आप को सोशलिस्ट, एनार्किस्ट, कम्युनिस्ट और एंटी कैपिटलिस्ट जनरेट बोलते हैं कि भाई हम कोई भी राज शासन नहीं चाहते, एनार्किस्ट में विश्वास रखते हैं। देन इज़ अबाउट तियानमन स्क्वायर मैसेकर। तो फर्स्ट टाइम इन 30 ईयर्स में मनाया गया नहीं। सो इट इज़ वॉज अ तियानमन स्क्वायर मैसेकर हुआ था 1989 में। चाइनीज़ ट्रूप ने क्रैकडाउन किया था क्योंकि वहाँ प्रो डेमोक्रेसी प्रोटेस्ट चल रहा था, ठीक है। बीजिंग के तियानमन स्क्वायर जगह है एक, तो वहाँ पे बहुत सारे लोगों की डेथ भी हो गई थी, इसीलिए इसको कोमेमोरेट करने के लिए वही हांगकांग में ये
होना था कुछ इस तरीके की चीज़, पर वो अभी हुई नहीं, क्योंकि अभी पता ही है आपको कि नेशनल सिक्योरिटी बिल चाइना पास करने वाला है, जिससे हांगकांग का कोई भरोसा नहीं आगे क्या होगा। देन इज़ अबाउट स्पाइक्स मैके। तो स्पाइक्स क्या है? सोसाइटी फॉर प्रमोशन ऑफ क्लासिकल म्यूजिक एंड culture amongst youth. It is a voluntary youth movement which promotes intangible aspect of cultural heritage. intangible ही है obviously, culture वगैरह की बहुत सारी चीज़ें, गाना है, बजाना है, ठीक है, क्लासिकल डांस है, फोक है, योगा है, मेडिटेशन क्राफ्ट्स है, ठीक है। तो ये इंटेंजिबल है, बहुत सारी चीज़ें, जैसे म्यूज़िक है, दैट इज़ इंटेंजिबल, जिसे छुआ नहीं जा सकता। एंड इट वॉज एस्टैब्लिश्ड बाय डॉक्टर किरण सेठ इन 1997 एट IIT दिल्ली। तो PM एड्रेस करेंगे इसको, इट इज़ नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। ये सोसाइटी है, वॉलंटरी यूथ मूवमेंट है, बेसिकली इसको ध्यान रखना, ठीक है, कल्चर के लिए। देन इज़ अबाउट चैम्पियंस, ठीक है। चैम्पियंस किसके लिए है? ताकि आउटपुट एंड नेशनल स्ट्रेंथ इंक्रीज़ हो सके। हमारी टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है प्रधानमंत्री जी ने चैम्पियंस करके, ताकि वो MSME को एम्पावर कर सकें, ठीक है, ताकि वो एक नेशनल और इंटरनेशनल चैंपियन बन सके। देन इज़ अबाउट अल्ट्रा स्वच्छ। इट इज़ अ डिसइंफेक्शन यूनिट, जिससे क्या होगा, जो PP वगैरह है उनको दोबारा यूज़ किया जा सकेगा, ठीक है। डिसइंफेक्शन करके मतलब इस तरीके का फ्रिज सा होगा, उसमें डाल देंगे, इतना टेम्परेचर प्रेशर होगा जिससे वो वायरस मर जाएगा एंड दोबारा चीज़ यूज़ कर सकेंगे। एंड DRDO ने बनाया, बहुत अच्छी चीज़ है। एंड एडवांस ऑक्सीडेटिव प्रोसेस का यूज़ करके, ओजोन वगैरह का, गैस वगैरह का यूज़ करके इसको मतलब साफ़ किया जाएगा, इसलिए इसको अल्ट्रा स्वच्छ बोला गया है। DRDO ने बनाया, तो ये इंपॉर्टेंट हो सकता है। दिस वॉज ऑल अबाउट द थिंग। एंड ट्राईफिट के बारे में आप मुझे ज़रूर बताना कमेंट सेक्शन में। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।